सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के माध्यम से जस्टिस चंद्रचूड़ को याद दिलाया गया है कि आपके बार बार कहने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। इस अति संवेदनशील मामले पर तत्काल और शीघ्र दिशा निर्देश जारी करते हुए कार्यवाही करें, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ चुका है। जी हाँ, मामला सच में बहुत बिगड़ चुका है। किसने लिखा है पत्र और वो मामला कौन सा है जो अब सीमाएं पार करने लगा है, बेहद आसान भाषा में पूरी बात बताएंगे। इसके साथ ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलडोजर की कार्यवाही और मनमानी गिरफ्तारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? कहा जाता है कि सत्य की जीत अवश्य होती है, मगर जस्टिस मुरलीधर के मामले को समझने के बाद इस कहावत पर संदेह पैदा होने लगता है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस से लेकर पूरे सिस्टम की रातों रात खटिया खड़ी कर दी थी। जब विश्वगुरु टाइप के लोग सन्नाटा मार के नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उस वक्त में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था। इनका मामला बड़ा दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस व्यक्ति को तो आप पहचानते ही होंगे, वही चेतन सिंह जिसके ऊपर ट्रेन में अपने सीनियर समेत 4 लोगों की हत्या का आरोप है। अब इसके मामले में कुछ नई कहानियां सामने आई हैं और इसका जो इतिहास है, यकीन मानिए जानने के बाद जो अंधभक्त इसे क्लीन चिट दे रहे थे कि मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें भी थोड़ी बहुत शर्म तो आ ही जाएगी। ये व्यक्ति कितना बड़ा नफरतबाज है और किस स्तर का है, इसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है और इसे लेकर कई नई कहानियां सामने आई हैं। गौर से सुनिएगा। वहीं 2024 को लेकर एक चुनावी सर्वे सामने आया है जिसकी खूब चर्चा होने लगी है। ये चुनावी सर्वे पूरी कहानी को उलट पुलट कर देने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, उस पर भी बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति को लेकर एक नई कहानी, चौंका देने वाली कहानी सामने आ रही है। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि किसी पौधे की जड़ जिस प्रकार की होती है, उसके फल, उसके फूल, उसके पत्ते भी उसी तरीके के निकलते हैं, यानी कि उसका असर हर जगह होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जिस भी देश में जाते हैं, यदि वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति मिल जाती है तो वहां पर सिर झुकाए बिना वापस नहीं आते, और सिर झुकाने का मौका न मिले तो ये बताना नहीं भूलते कि वो गांधी के देश से आए हैं और गांधीवाद का रट्टा लगाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से लाख खैर खाए रहे, लाख उनके बीच दुश्मनी हो, लेकिन यदि उसे लगता है कि दूर दराज कहीं पड़ोसी का नाम लेने से लाभ मिल सकता है, भौकाल टाइट हो सकता है, तो वहां वो निजी दुश्मनी को भुलाकर कहता है कि मैं फलाने आदमी का पड़ोसी हूं। ठीक वैसे ही भारत के भीतर आए दिन बीजेपी या फिर उसकी विचारधारा से जुड़े हुए अन्य संगठनों के लोग, यहां तक कि खुद भाजपा सांसद भी महात्मा गांधी को सरेआम खुलेआम अपशब्द बोलते हैं। संबंधित संगठनों के लोग गांधी की मूर्ति को गोली मारते हुए भी नजर आते हैं और उनमें से खून भी बहाते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मगर चूंकि मालूम है कि विदेश में भौकाल टाइट करने के लिए गांधी की जरूरत पड़ेगी, तो जो लोग भी विदेश जाते हैं वहां गांधी का नाम लेकर सलामी ठोकते जरूर है। ये तो बात रही जड़ की, मगर उस पेड़ के पत्ते भी उसी तरीके के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया के प्रमुख लपटजंडिसों में से एक और 2000 की नोट में सबसे पहले नैनो चिप का आविष्कार करने वाले सुधीर चौधरी की। ये आदमी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम में कहता है कि अंग्रेजों ने भारत को यूं ही आजाद कर दिया, गांधी जैसे लोगों का कोई खास योगदान नहीं था, क्योंकि उन देशों को भी आजादी मिली जहां गांधी नहीं थे, जहां पर अहिंसा का कोई आंदोलन नहीं चला, जहां पर भारत छोड़ो जैसा कोई आंदोलन नहीं चला, वो देश भी तो आजाद हुए। यानी कि सीधे सीधे ये गांधी, नेहरू, पटेल समेत अन्य नेताओं के संघर्षों को नकार रहे हैं महाशय, इनके योगदान को नकार रहे हैं। मगर यही आदमी जब विदेश में होता है तो गांधी की मूर्तियों को खोज खोज के फोटो खींचता है और लोगों को दिखाता भी है। देखिए महाशय ने क्या लिखा है। महात्मा गांधी एक वैश्विक प्रतीक हैं और बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। 100 से अधिक देशों में गांधी की मूर्ति लगी हुई है। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब मैंने न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर में गांधी की मूर्ति को देखा। देख लिया आपने, भारत में रहते हुए जिस गांधी को ये लोग आए दिन बोरी भर भर के कोसते हैं, विदेश जाकर उसी गांधी के नाम पर भौकाल टाइट करते हैं। इनकी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे पड़ोस में किसी का बच्चा यदि IAS बन जाए तो मन में लाख जलन होने के बावजूद पड़ोसी जब दूसरे गांव में जाता है तो बताता है कि देखो मेरे घर का बच्चा IAS बन गया है। यानी कि ऊपर से नीचे तक सब के सब एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं। आप गोदी मीडिया के लपटजंडिसों के भगवान को देख लीजिए या फिर स्वयं इन्हें ही देख लीजिए। अब एक और चौंकाने वाली खबर सुन लीजिए। गुजरात में एक चीनी नागरिक घुसता है और वहां पर 1200 लोगों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी कर लेता है, फुटबॉल के सट्टेबाजी वाले ऐप के माध्यम से। अब गुजरात पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर
को शेयर करते हुए रवीश कुमार लिखते हैं कि अब बताइए, गोदी मीडिया और आईटी सेल धुआं उछालने में लगे थे, इधर चीन का नागरिक गुजरात चला गया, पता नहीं चला, वहां ऐप बनाया, पता नहीं चला, 1400 करोड़ की ठगी करके चला गया, पता नहीं चला, चीन सीमा के भीतर आया तो नाम नहीं लिया गया, पता नहीं चला, चीन सीमा में घुस आता है, गुजरात में घुसकर कोई 1400 करोड़ की ठगी कर लिया होता है, पता नहीं चलता है, हो क्या रहा है भाई। अब पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा पूर्व जस्टिस मुरलीधर की, इसके बाद चेतन सिंह वाला मामला बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर मसला है। दिल्ली हाईकोर्ट वुमेन लॉयर फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका भेजा, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, कृपया इन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। 101 महिला वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि हरियाणा सरकार को नफरत भरे भाषणों की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने, कानून के अनुसार ऐसे भाषणों के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। पत्र में लिखी गई एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है। लिखा गया कि हम दिल्ली और गुड़गांव में रहने वाले कानूनी समुदाय और दिल्ली हाईकोर्ट वुमेन लॉयर फोरम के सदस्यों के रूप में इस पत्र याचिका के माध्यम से आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहते हैं कि नफरत भरे भाषण वाले वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। मीडिया जो हरियाणा में रैलियों के रिकॉर्ड किए जाने का दावा करता है, हम विनम्रता पूर्वक हरियाणा राज्य को नफरत फैलाने वाले भाषण की घटनाओं को रोकने और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और तुरंत ट्रैक करने और प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल और शीघ्र दिशा निर्देश चाहते हैं। ये वीडियो नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देते हैं और डर का माहौल पैदा करते हैं। यह भी बताया गया है कि बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद नूंह और अन्य जिलों में नफरत भरे भाषण की अभूतपूर्व घटनाएं राज्य प्रशासन और पुलिस की ओर से निवारक उपायों को लागू करने में व्यापक विफलता को उजागर करती है। रैलियों और भाषणों में अनियंत्रित नफरत फैलाने वाले भाषण से न केवल हिंसा भड़कने का खतरा होता है, बल्कि सांप्रदायिक भय, उत्पीड़न और भेदभाव का माहौल और संस्कृति फैलती है। यानी कि 101 महिला वकीलों ने नफरत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि सरकारें ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लें, पुलिस शिकायत का इंतजार न करें, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नपुंसक तक कह दिया और पूछ लिया कि आप हेट स्पीच पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या नपुंसक हो गए हैं। मगर चूंकि आप जानते हैं चमड़िया बहुत मोटी है, किसी को कोई असर होने वाला नहीं है। जब तक चमड़ी की मोटाई के हिसाब से इंजेक्शन नहीं लगेगा, शायद बात समझ में नहीं आएगी। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायिक प्रणाली की असली ताकत नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या विध्वंस यानी बुलडोजर वाली कार्रवाइयों की धमकी देने वाले को सर्वोच्च न्यायाधीशों की सांत्वना और आवाज मिलनी चाहिए। यानी कि यदि कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो जो पीड़ित हैं उन्हें न्यायालय का साथ मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती हर एक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच के बीच आने वाली बाधाओं को खत्म करना है और ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका समावेशी हो, यानी सबके लिए हो, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सीजीआई ने न्यायालयों के संबंध में बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं, जिसका लाभ आने वाले वक्त में देशवासियों को अच्छे तरीके से मिल सकता है। उस वीडियो में हमने विस्तार से बात की थी, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साल 2020 का दिल्ली दंगा तो आपको याद ही होगा, जब ऐसा लगने लगा कि देश में अब कोई सरकार ही नहीं बची है। कम से कम राजधानी में, जिस शहर में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, संसद से लेकर तमाम जांच एजेंसियों के मुख्यालय हो, कुछ मिनट की दूरी पर 3 दिनों तक लगातार दिल्ली जलती रही और जिम्मेदार लोग कान में कड़वा तेल डालकर सो रहे थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब मालूम हो कि अपने ही बच्चे बाहर खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो चुप्पी मारकर नींद आ जाती है। देश की राजधानी में लोग मारे जा रहे थे, घरों को आग के हवाले किया जा रहा था और देश की सरकार नमस्ते ट्रंप करने में लगी हुई थी। ऐसे में उम्मीद की एक किरण अचानक निकली जस्टिस मुरलीधर के रूप में। इन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषणों के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने के लिए दिल्ली पुलिस की जमकर आलोचना की और एक झटके में ऐसा माहौल बन गया कि जो लोग अहम ब्रह्मास्मि सोचकर चल रहे थे वो कटघरे में खड़े होने की कगार पर आ गए। तभी अचानक पता चला कि जस्टिस मुरलीधर को वहां से हटा दिया गया। यानी कि दिल्ली दंगों से पहले जिन लोगों ने भी गोली मारो से लेकर पुलिस के सामने खड़े होकर रास्ता खाली कराने की धमकी दी थी, जब उन सब पर गाज गिरने का वक्त आया तो गाज गिराने वाले को ही किनारे कर दिया गया। और सिर्फ उस वक्त ही किनारे नहीं किया गया, आगे भी मामला चल रहा है। अब देश के जाने माने न्यायविद इस बात की चर्चा कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट की जजशिप की पेशकश क्यों नहीं की गई। न्यायविद सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू ने संयुक्त रूप से एक लेख लिखकर हाल ही में रिटायर हुए न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने पर विचार
नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर सवाल उठाया है। द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में उन्होंने जस्टिस मुरलीधर को देश के सबसे बेहतरीन न्यायाधीशों और अमूल्य संपत्ति में से एक बताया और उनके द्वारा लिखे गए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया। इस लेख में पूछा गया कि जस्टिस एस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया गया। इसके साथ ही 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान जस्टिस मुरलीधर के एक्शन की भी चर्चा की गई है। पूछा गया कि वो इतने योग्य हैं और इतना शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, अतुलनीय निष्ठा और ईमानदारी के साथ किस आधार पर उन्हें उनकी जगह से वंचित किया गया। अब आधार या वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर लोग अलग अलग तरीके के संदेह जता रहे हैं। समझ तो आप भी रहे होंगे। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि अशोका यूनिवर्सिटी के जिस असिस्टेंट प्रोफेसर ने 2019 के आम चुनाव को लेकर संदेह जताया था कि जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार थी वहां पे क्लोज फाइट के दौरान, यानी कि जहां पर जीत और हार का अंतर, वोटों का अंतर बहुत कम था, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अधिक संख्या में जीते, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सकी। 14 के मुकाबले 19 में और ज्यादा बड़ी जीत मिल सकी। उन्होंने अपनी रिसर्च में और भी बहुत सारी बातें लिखी थी। बाद में पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अशोका यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उनके समर्थन में अर्थशास्त्र के जाने माने प्रोफेसर बालाकृष्णन ने भी इस्तीफा दे दिया, ऐसी खबरें सामने आई। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक अध्यापक अपने छात्रों से कह रहे थे कि अब की बार जब वोट देना तो पढ़े लिखे आदमी को देना, यानी अपने छात्रों को समझा रहे थे कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। अब पता नहीं ये बात किसी को क्यों बुरी लग गई। IT सेल के गुर्गे और अनभक्त टाइप के लोग खूब गाली वगैरह देने लगे। अब अपना वोट पढ़े लिखे आदमी को देना, इसमें क्या बुराई हो सकती है। पत्रकार श्यामेरा सिंह ने ट्वीट कर बताया है, अनअकैडमी नाम की कोचिंग ने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने लिखा है कि अमृतकाल में एक अध्यापक द्वारा अपने छात्र को यह कहना जुर्म है कि बच्चों पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना। नरेंद्र मोदी और RSS के शासन में अध्यापक को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है, ये विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं। मेरी पिछली वीडियो पर अचानक मैंने ध्यान दिया कि IT सेल या अंधभक्तों की भीड़ टूट पड़ी है। लगातार वो लोग कभी मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो कभी चीफ जस्टिस के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, CJI को लिख रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं और सामूहिक रूप से सवाल करने वालों तथा इनकी पसंद की बात न करने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं। बाकी आप लोग दुनिया भर के इतिहास को उठाकर देखने की कोशिश करिए, जहां भी पत्रकारों, अध्यापकों समेत प्रबुद्ध वर्ग पर हमले होते हैं, जहां पर शिक्षा के मंदिरों को बर्बाद किया जाता है, वहां उस देश का हाल क्या हो जाता है। बाकी लोकतंत्र की अम्मा आए दिन मुटा रही है, जय जयकारा करते रहिए। अब पहले चेतन सिंह की कहानी सुन लीजिए, इसके बाद आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का एक जबरदस्त वाला सर्वे दिखाएंगे। पिछले दिनों चेतन सिंह ने ट्रेन में अपने सीनियर समेत 3 अन्य मुस्लिम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये तो आप सब जानते ही हैं, मगर इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह पर सर्विस के दौरान कम से कम 3 मामलों में संलिप्त होने का पिछला रिकॉर्ड सामने आया है। एक मुस्लिम व्यक्ति के कथित उत्पीड़न से जुड़ा हुआ घृणा का मामला भी शामिल है। बताया गया है कि इन मामलों में जांच अभी भी चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2017 में चेतन सिंह ड्यूटी पर नहीं था। सिविल कपड़ों में वो वाहिद खान नाम के एक व्यक्ति को चौकी पर उठा लाया और कथित तौर पर बिना किसी वजह के उस मुस्लिम व्यक्ति को बल भर पीटा। इसके अलावा साल 2011 की एक अन्य घटना में उसने अपने साथी यानी अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति का ATM कार्ड से कथित तौर पर 25,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि अपने साथी का ही 25,000 रुपया उड़ा दिया, ऐसा भी आरोप इसके ऊपर लगा है। और अगली कहानी सुनिए, चेतन सिंह ने गन पॉइंट पर ट्रेन में बुर्का पहनी हुई एक महिला को धमकाते हुए जय माता दी बुलवाया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार GRP ने महिला की पहचान कर ली है और उसका बयान भी दर्ज किया है। ट्रेन में हुए हादसे का एक कथित वीडियो भी सामने आया था जिसमें चेतन सिंह शव के बगल में खड़े होकर चिल्ला रहा था कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है, उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं तो कहता हूं कि मोदी और योगी 2 ही हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि 4 लोगों की हत्या का कोई अफसोस चेतन सिंह को नहीं है। उसका कहना है कि मौका मिलता तो और लोगों को मार देता, ट्रेन यदि न रुकती तो कुछ और लोगों की हत्या कर देता। सोच कर देखिए ये व्यक्ति किस कदर नफरत से भरा हुआ है। और उससे भी आगे की सोचिए, इसके मन में इस कदर नफरत भरने वाले लोग कौन हैं? कौन है जिन्हें नफरत से फायदा होता है? कौन है जो देश को नफरत की आग में डुबाना चाहते हैं? कौन है जिन्हें नफरत फैलाने से जिनकी कुर्सियां मजबूत होती हैं? बांदा में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव पहुंचे थे तो वहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस दल से हमारा आपका मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं। बीजेपी के लोगों से पूछिए मिसाइल कहां है। कहा था कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पता लगाइए कहां है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया और PDA मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसलिए जीतने जा रहे हैं क्योंकि मिसाइल नहीं बनी, टैंक नहीं बने, पानी नहीं आया, अनाज जानवर खा जाते हैं, पलायन
पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, सूखे में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, कोई काम पूरा नहीं किया गया है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने रामायण या महाभारत नहीं पढ़ी हो। मणिपुर से 2 तस्वीरें सामने आई। करगिल का युद्ध लड़ने वाले जवान के परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई, हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती। इसका दोषी अगर कोई है तो वो है भाजपा की विभाजनकारी राजनीति। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी में बहुत जल्द बगावत होने वाली है, लोग मोदी से नाराज हैं। खबर आई है कि बीजेपी की इलेक्शन कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को किनारे लगाना चाहती है। और इस तरह के आरोप बहुत बार लगते आए हैं कि आज की बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी क्षेत्रीय नेता को ऊपर उठने नहीं देता है, यानी कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो इन पर हावी न हो जाए। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, हर जगह से बड़े चेहरों को पीछे करने की कोशिश हो रही है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को पीछे करना कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। एबीपी न्यूज का एक चुनावी सर्वे सामने आया है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता की राय ली गई थी। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसके पक्ष में 65% लोग हैं और एनडीए यानी भाजपा गठबंधन के पक्ष में 35% लोग हैं। अब यह सर्वे गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल का है तो उम्मीद है कि भक्त लोग इस पर थोड़ा बहुत एतबार कर लें। मगर देखने वाली बात यह है कि जैसे ही यह सर्वे सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि सर्वे मिटा मत देना, सर्वे हटा मत देना। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण जी, इन्होंने लिखा है कि देश का रुख और हवा देखकर गोदी मीडिया भी धीरे धीरे पलटी मार रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोदी मीडिया तो पलटी मारेगा, ये तो तय है, ये सब जानते हैं। वो आज भी चाट रहा है किसी की और आने वाले वक्त में भी जो सत्ता में होगा उसकी दलाली करेगा। लेकिन यदि आने वाले वक्त में सरकार बदलती है और जिसकी भी सरकार आती है, जो भी सत्ता में आता है, वो लोग यदि गोदी मीडिया के कुकर्मों की सजा नहीं देते तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। पिछले कुछ सालों में गोदी मीडिया ने देश का जितना बड़ा नुकसान किया है उसकी भरपाई करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और गोदी मीडिया के गुनाहगारों को यदि यूं ही बख्श दिया गया तो फिर ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि गोदी मीडिया आए दिन जो करता है वो भारत के संविधान के खिलाफ ही करता है। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रक्षक है, ये गोदी मीडिया उसके खिलाफ भी काम करता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो गोदी मीडिया लगातार जहर नहीं उगलता, जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार उसके खिलाफ टिप्पणियां कर रहा है, निर्देश दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।